हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है पार्टिकल्स और स्नो का मतलब आपको पता होगा बर्फ़ होता है। तो इसमें हम पढ़ेंगे बर्फ़ के कण के बारे में पढ़ेंगे। इस पोयम को जो कंपोज किया है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्लास 10th प्रोज फर्स्ट ईयर हमारा पोयम है। इसमें ऐसा सोचा कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं हमारे, वो थोड़े से सैड हैं और एक पेसिमिस्टिक व्यूअर हैं ये। तो क्योंकि इसके बाद हमको जस्ट इनका एक और पोयम पढ़ना है जिसका नाम है फायर एंड आइस, उसमें भी हम पढ़ेंगे इन्हीं का पोयम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हैं, एक दिन अपने घर से जब वो निकले तो उनके मूड को इसमें बहुत ज़्यादा सैड बताया गया। सैडनेस किस बात को लेके थी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पोयम में अपने आप को डिस्क्राइब करने का प्रयास किया है, कुछ नेचुरल थिंग्स को लिया है, कुछ नेचुरल लिविंग थिंग्स को लिया है उन्होंने, जो एक तरीके से इंडिकेट करता है कि वो बहुत ही ज़्यादा सैड है। जैसे कि जो भी मैंने अंडरलाइन किया है क्रो और हेमलॉक को, ये शो करता है कि बहुत ही ज़्यादा वो सैड है। इसलिए अपनी सैडनेस को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने क्रो और हेमलॉक को इस पोयम में अपने मेंशन किया है। अब वो कहते क्या है इस चीज़ को हम समझेंगे। उन्होंने कहा है कि द वे ऑफ क्रो, वे का मतलब जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था, अ क्रो सुक डाउन ऑन मी। मी कौन है? मी रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उन्होंने बोला कि जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था, अब क्रो सुक डाउन ऑन मी, एक कौवा जो मेरे ऊपर, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, बर्फ़ के कुछ कण हमारे ऊपर गिराता है। सुक डाउन ऑन मी, सुक डाउन का मतलब उसने मेरे ऊपर बर्फ़ के कण को गिराता है, और जो बर्फ़ का कण वो गिराता है वो कहाँ से गिराता है? हेमलॉक ट्री से गिराता है। कहाँ से गिराता है? हेमलॉक ट्री से गिराता है। तो हमने इसमें क्या पढ़ा कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, मतलब एक कौवा जिस रास्ते से मैं जा रहा था उसने क्या किया? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे वो कौवा बैठा हुआ है और उनकी डालियों को सुक डाउन, वो सुक करता है, हिलाता है, और जैसे उन डालियों को हिलाता है, डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो, वहाँ से बर्फ़ के कुछ कण हमारे ऊपर आकर गिरने लगते हैं। अब देखना, इस पोयम का एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो एक मोटो है वो सैडनेस को रिप्रेजेंट करना है, लेकिन बाद में यही पोएट जो सेकंड स्टेंजा आपको दिख रहा होगा, इसमें ये बता रहा है कि कैसे उनकी लाइफ को जो डस्ट है, जो स्नो का जो डस्ट है, जो पार्टिकल्स है, डस्ट का मतलब यहाँ पे हम पार्टिकल्स कहेंगे जिसको हम कहते हैं कण, वो कण जो है उनको कैसे उनके मूड को, उनके एटीट्यूड को, उनके भाव को चेंज कर देता है, उनके डे को चेंज कर देता है, ये हम जानेंगे। आई होप कि आपको ये 4 स्टेंजा समझ में आई होगी। मैं फिर से इसको इंडिकेट करता हूँ कि द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी, जिस रास्ते से मैं जा रहा था एक कौवा, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अच्छा, एक चीज़ इसमें मेंशन नहीं किया गया है कि वो पेड़ के नीचे थे या फिर पेड़ के नीचे से वो गुजर रहे थे, लेकिन जहाँ तक ये बात आती है द वे बोला गया है तो उसके नीचे से वो गुजर ही रहे थे। तो वो क्या किया, वो कौवा वो हेमलॉक ट्री पे बैठा था और उसने उन डालियों को हिलाता है, और जैसे उस डालियों को हिलाता है उस हेमलॉक ट्री पे बर्फ़ के कुछ कण होते हैं जो राइटर के पोएट के ऊपर आकर वो गिर जाता है, जिस बात को उन्हें रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मेंशन किया। सेकेंड स्टेंजा में उन्होंने बताया है कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, मतलब जो बर्फ़ का जो कण था, जो डस्ट ऑफ स्नो था, उसने क्या किया है, इनके दिलों और दिमाग को, देखो इनके दिल का, देखिए हम सैड कहाँ से होते हैं, मतलब हमारे एटीट्यूड के अंदर वो सैडनेस आती है जब हम सैड हो जाते हैं, तो इनके हार्ट को जो है क्या किया है, हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, ये मेरे दिल और दिमाग दोनों को क्या कर दिया है, चेंज करके रख दिया है। चेंज करके रखा कौन है? चेंज किसने किया है? डस्ट जो है, स्नो ऑफ डस्ट, डस्ट ऑफ स्नो, मतलब बर्फ़ के जो कण हैं उन्होंने इनको क्या किया है, इनके मूड को चेंज कर दिया है। मतलब ये बता रहा है कि इनका मूड कभी ना कभी इसके पहले कुछ और था, और वो क्या, जो क्रो है और जो हेमलॉक है वो ये बता रहा है कि इनका मूड पहले हैप्पी नहीं था, इनका मूड बहुत ही ज़्यादा सैड था ये। उसके बाद उन्होंने बोला कि अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ड्यूड का मतलब होता है हेल्ड इन रिग्रेट। इस ड्यूड का मतलब क्या होता है? हेल्ड इन रिग्रेट, मतलब कि जिस दिन को मैं बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में अपने मैं गुजार रहा था, उसने क्या किया, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, मतलब आई हैड ड्यूड, जिस दिन को मैंने बहुत ही ज़्यादा सैडनेस में गुजारा था उसको पूरा करने में, मतलब कि वो दिन मेरा अभी आधा अधूरा था और कम से कम मेरे आधे दिन को इस बर्फ़ के कण ने क्या कर लिया, बचा लिया। मतलब कि मेरे आधे दिन को, वैसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा सैड था, लेकिन मेरे आधे दिन को उसने क्या कर लिया है, इस रिग्रेट मतलब कि सैड होने में, मेरे आगे का दिन जो सैड होता उसमें उसने क्या किया, सेव कर लिया, मतलब कि बचा लिया है। तो बचाने वाला कौन था? डस्ट ऑफ स्नो था। फिर हम पूरा पढ़ेंगे, द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था उसी रास्ते में एक हेमलॉक का ट्री था, और जैसे ही मैं उसके अंडर आया, उसके नीचे आया, एक कौवा उस हेमलॉक ट्री पे बैठा था और उसने उस डालियों को हिलाया, सुक डाउन ऑन मी, और जैसे ही उन डालियों को हिलाता है, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के कण मेरे ऊपर आकर गिरते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट, और जैसे ही बर्फ़ के कण हमारे ऊपर गिरते हैं, और हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, जो मेरे पूरे मूड को
मैं पूरे एटीट्यूड को, मेरे पूरे मूड को, जो मेरा पूरे मॉर्निंग से जो डिस्टर्ब था उसको उसने क्या कर दिया, सही कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड, और जिस दिन को मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में अपना व्यतीत कर रहा था, उसको पूरा होने में, उसको पूरे दिन को कंप्लीट होने में ये बर्फ़ के कण ने क्या कर लिया है, बचा लिया है। अब हम समझेंगे इस पोएम से कुछ बेसिक चीज़ें कि भैया इसकी राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम कहाँ से बनता है, आप किसी भी पोएम के राइमिंग स्कीम को आप बता सकते हैं। जैसे मान लो क्रो है, तो क्रो का जो राइमिंग वर्ड है वो स्नो है, तो ए से अगर हम डिनोट करेंगे तो ए हो गया हमारा। और मी का जो राइमिंग स्कीम है वो ट्री होता है, तो बी से अगर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो बी ये भी हो जाएगा। तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या होगी, ए बी। इस पूरे पोएम की राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी, ए बी हो जाएगी। सेम हम यहाँ पे देखेंगे हार्ड पार्ट मूड रूड, तो इसका भी राइमिंग स्कीम हो जाएगा सी डी। तो एक तरीके से अगर पूरे एक स्टेंजा का पूछता है तो आप ए बी बता दोगे, अगर पूरे पोएम का पूछेगा तो ए बी सी डी आप बता सकते हो। ये हमारा राइमिंग स्कीम था, इस पोएम का कंपोज किया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा। तो हम बोल देंगे कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा कि हु सुक डाउन द ब्रांचेज ऑफ हेमलॉक ट्री, तो आपको बोलना है अ क्रो। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का वो मैं बता रहा हूँ, हु सुक डाउन द ब्रांचेज ऑफ ट्री, तो आप बोलोगे अ क्रो। और उसने जो पार्टिकल्स गिराया था वो क्या था, तो डस्ट ऑफ स्नो। कहाँ से, फ्रॉम वेयर, हेमलॉक ट्री। अब देखेंगे कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट, हु सेव्ड सम पार्ट। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है हमारा, हु सेव्ड सम पार्ट, तो आप सिंपल बोल सकते हो द डस्ट ऑफ स्नो। क्या बोलोगे, द डस्ट ऑफ स्नो, क्रो नहीं बोलोगे, द डस्ट ऑफ स्नो बोलोगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में इसमें पूछ सकता है वो ये है कि राइटर ने वाई डिड, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि वाई डिड पोएट चूज द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो। राइटर ने हेमलॉक ट्री और क्रो को इसमें नेचर में कैसे रिप्रेजेंट किया है, या उन्होंने क्यों चूज़ किया इसको, तो आप बोलोगे, आप इसका इंपॉर्टेंट जो है इसका आंसर आप दो, क्योंकि वो हेमलॉक ट्री और क्रो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और राइटर कहीं ना कहीं सैड है, इसलिए उसने क्रो को और हेमलॉक ट्री को यहाँ पर इस पोएम में रिप्रेजेंट किया अपने सैडनेस को शो करने के लिए, ठीक है। अब इसमें नेचर से अगर क्वेश्चन पूछता है कि नेचर को कैसे रिप्रेजेंट किया, तो भी आप क्रो और हेमलॉक को बोल सकते हो, और उन्होंने क्यों किया है तो इसका भी आप आंसर दे सकते हो। तो लॉन्ग आंसर में जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि वाई डिड द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो। जबकि हमारे पास और भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि जबकि हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट और भी ब्यूटीफुल ट्रीज़ हैं, लेकिन राइटर ने और भी ब्यूटीफुल बर्ड्स हैं, लेकिन राइटर ने इसी को क्यों चूज़ किया। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई डाउट है इससे तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।